दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पॉइजनस लेक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉइजनस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जहरीली या जहरीला। लेक मतलब झील, जहरीली झील। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a village in अनंतपुर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ उन वाक्यों में कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही कारण है इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए विलेज इन अनंतपुर, अनंतपुर में एक गांव था। अ वेरी बिग लेक आनंदम वॉज देयर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। अ वेरी बिग लेक, एक बहुत बड़ी झील। आनंदम वॉज देयर, वहाँ पर थी। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज, उस आउटस्कर्ट्स का मतलब सरहद, मतलब उस सरहद की गाँव, उस सरहद के गाँव में, उस गाँव के सरहद पर एक बहुत बड़ी झील थी, आनंदम। आगे देखिए, द लेक वॉज ऑलवेज फिल्ड विद फ्रेश क्लियर वाटर। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द लेक वॉज ऑलवेज फिल्ड विद फ्रेश क्लियर वाटर। और जो झील थी वो हमेशा ताज़े और साफ पानी से भरी रहती थी। चलिए आगे देखिए। द वाटर ऑफ दैट लेक वॉज वेरी पॉइजनस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द वाटर ऑफ दैट लेक वॉज वेरी पॉइजनस, उस झील का पानी बहुत जहरीला था। Whoever drank it और bathed in it either died or became unconscious। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ड्रिंक मतलब पीना, सेकंड फॉर्म ड्रैंक। whoever मतलब जिसने भी, whoever drank it जिसने भी उसे पिया, और bathed in it या फिर उसने उसमें स्नान किया। आइदर डाइड या तो उसकी मृत्यु हो गई, और बिकेम अनकॉन्शियस या वो बेहोश हो गया। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, UNCONSCIOUS। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, और जो कि एडजेक्टिव है। आगे देखिए, नो विलेजर यूज्ड टू विजिट दैट लेक। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विजिट का मतलब होता है किसी स्थान पर जाना। तो क्या अर्थ हुआ? नो विलेजर, नो मतलब कोई भी नहीं, नो विलेजर, और विलेजर मतलब होता है ग्रामीण, मतलब कोई भी ग्रामीण यूज टू विजिट दैट लेक, उस झील पर नहीं जाया करता था।
इट वॉज बिलीव्ड दैट द लेक वॉज कर्स्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि द लेक वॉज कर्स्ड, की जो लेक है वो क्या है? वो शापित है। कर्स्ड का मतलब शापित, आप इसे नोट कर लीजिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज बिलीव्ड दैट द लेक वॉज कर्स्ड, ऐसा माना जाता था कि झील शापित है। चलिए आगे देखिए। बट दोज हु केम टू द विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन वो लोग, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बट लेकिन दोज वो लोग, हु केम टू द विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार गांव आते थे, डिड नॉट नो नहीं जानते थे, अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक, झील के जहरीले पानी के बारे में वो लोग नहीं जानते थे जो पहली बार गाँव आते थे। इफ़ दे टच्ड द वाटर, यदि वो पानी को छूते, दे फेल सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, फॉल इल का मतलब बीमार पड़ना, और सेकंड फॉर्म है फेल इल। तो क्या अर्थ हुआ कि वो यदि वो पानी को छूते तो वो दे फॉल सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते। और दोस्तों सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, जो कि एक एडवर्ब है। आगे देखिए। Surrounded by that lake was a dense forest through which there was a way to reach the village। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, और डेंस को आप नोट कर लीजिए। डेंस का मतलब होता है घना, जो कि एक एडजेक्टिव है। सराउंडेड बाय दैट लेक, उस झील के आसपास घिरा हुआ, वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, एक घना जंगल था, थ्रू विच जिसके माध्यम से, देयर वॉज अ वे एक रास्ता था, टू रीच द विलेज गाँव पहुँचने का। तो पूरी लाइन से का क्या अर्थ हुआ? सराउंडेड बाय दैट लेक मतलब उस झील से घिरा हुआ एक घना जंगल था, थ्रू विच देयर वॉज ए वे टू रीच द विलेज, जिसके माध्यम से गांव जाने का रास्ता था। आगे देखिए। 5 डेकोइट्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव मतलब रहना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। 5 डेकोइट्स, 5 डाकू, लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट, 5 डाकू उस जंगल में रहते थे। The clever dacoits used to kill and rob any traveler who passed through that forest। और दोस्तों क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और ये जो वाक्य है इसमें भी यूज टू का इस्तेमाल किया गया। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यूज टू का प्रयोग पास्ट में कभी भी जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को निरंतर करता था, तो यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द क्लेवर डेकोइट्स यूज टू किल मतलब क्या हुआ कि चालाक डाकू मार दिया करते थे, एंड रॉब एनी ट्रैवलर और लूट लेते थे किसी भी ट्रैवलर को, मतलब कि यात्री को, हु पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट जो उस जंगल से गुजरता था। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चालाक डाकू मार दिया करते थे और लूट लेते थे किसी भी यात्री को, हु पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट जो उस जंगल से होकर गुजरता था। वन डे आ डेकोइट हर्ड अबाउट द पॉइजनस लेक। और दोस्तों हियर का मतलब है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। एक दिन अ डेकोइट हर्ड मतलब एक डाकू ने सुना, अबाउट द पॉइजनस लेक उस जहरीली झील के बारे में। ही टोल्ड इट टू हिज फेलो डेकोइट्स उसने इस बात को अपने जो उसके सह डाकू थे, मतलब जो उसके साथी डाकू थे, उनको उसने इस बारे में बताया। चलिए आगे देखिए। हियरिंग द न्यूज़ मतलब कि खबर को सुनकर, द चीफ ऑफ द डेकोइट्स जो चीफ था, मुखिया था ऑफ द डेकोइट डाकुओं का, गॉट एन इविल आइडिया उसे एक बुरा सुझाव आया। चलिए आगे देखिए। ही सैड उसने कहा, टिल नाउ अब तक, वी हैव यूज्ड गन्स एंड नाइव्स टू किल पीपल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि टिल नाउ अब तक, वी हैव यूज्ड गन्स एंड नाइव्स हमने
बंदूकों का और चाकुओं का इस्तेमाल किया है टू किल पीपल, लोगों को मारने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, एनीवन, कोई भी, हु कम्स हेयर, जो यहाँ आता है, वी वुड गाइड हिम, हम उसको गाइड करेंगे, मतलब हम उसको रास्ता दिखाएंगे, टू द पॉइजनस लेक, जहरीली झील का। ही विल हिमसेल्फ डाई, वह अपने आप मर जाएगा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और हिमसेल्फ मतलब अपने आप, खुद। तो उसने आगे क्या कहा, ही विल हिमसेल्फ डाई, वह खुद मर जाएगा, बाय टचिंग द वाटर, पानी को छूकर, एंड, और, वी वुड रॉब दैम, और हम उनको लूट लेंगे, विदाउट बीइंग कॉट, बिना पकड़े गए। सी, देखो, गॉड हैज़ हेल्प्ड अस सो मच, ईश्वर ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। चलिए आगे देखिए। ऑल द डेकोइट्स अग्रीड टू द प्लान, दोस्तों अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। जो सारे डाकू थे वो इस प्लान से, योजना से सहमत हो गए। एंड स्टार्टेड लूटिंग द ट्रैवलर इन दैट वे, और वो लूटने लगे, स्टार्टेड लूटिंग मतलब लूटने लगे, द ट्रैवलर्स, यात्रियों को, इन दैट वे, इस तरीके से वो यात्रियों को लूटने लगे। आगे देखिए। Soon the news of and the robbery in the village reached the king, क्या अर्थ हुआ, soon जल्दी ही, the news ये जो खबर थी, of the robbery की मतलब की चोरे, डकैती की, लूट की, in the village गाँव में, reached the king वो राजा के पास पहुँच गई। ही सेंट हिज मिनिस्टर भानु टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और दोस्तों फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सेंड का मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट। ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री भानु को भेजा, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच का पता लगाने के लिए। भानु वॉज ए वेरी वाइज मैन, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वाइज का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, और जो ये वॉज है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। भानु वॉज ए वेरी वाइज मैन, भानु एक बहुत बुद्धिमान आदमी था, वाइज का मतलब बुद्धिमान। ही रीच्ड द विलेज, वह गाँव पहुँचा, अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों के साथ। भानु इंक्वायर्ड द विलेजर्स अबाउट द रॉबरीज एंड किलिंग्स इन द फॉरेस्ट, दोस्तों इंक्वायर का मतलब था पूछताछ करना, सेकंड फॉर्म इंक्वायर्ड। भानु इंक्वायर्ड द विलेजर्स, भानु ने गांव वालों से, ग्रामीणों से पूछताछ की, अबाउट द रॉबरीज के बारे में मतलब कि लूटों के बारे में, एंड किलिंग्स इन द फॉरेस्ट, और जंगल में हत्याओं के और डकैती के बारे में उसने गाँव वालों से पूछताछ की। We did not rob and kill anybody. We do not know anything. और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, We did not rob and kill anybody, हमने किसी को भी नहीं मारा और नहीं लूटा। वी डू नॉट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। रिप्लाइड द विलेजर्स, गाँव वालों ने जवाब दिया। आगे देखिए। वाइल रिटर्निंग टू द कैपिटल वन ऑफ द सोल्जर्स स्टॉप्ड नियर द पॉइजनस लेक, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल रिटर्निंग टू द कैपिटल, राजधानी लौटने के दौरान। वन ऑफ द सोल्जर्स, एक सिपाही, स्टॉप्ड, रुक गया, नियर द पॉइजनस लेक, क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का कि राजधानी वापस लौटने के दौरान एक सिपाही जहरीली झील के पास रुक गया। ही वॉज वेरी टायर्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ये एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक सम फ्रेश वाटर, और वो थोड़ा ताज़ा पानी पीना चाहता था। और दोस्तों ये आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये वांट की सेकंड फॉर्म है, वांट मतलब चाहना, और सेकंड फॉर्म है वांटेड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। एंड वांटेड टू ड्रिंक सम फ्रेश वाटर, और थोड़ा ताज़ा पानी पीना चाहता था। भानु थॉट, थिंक मतलब सोचना, लगना, सेकंड फॉर्म थॉट। भानु थॉट फॉर ए वाइल, भानु ने थोड़ी देर सोचा। एंड लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, एंड लुक्ड अराउंड और आसपास देखा, टू सी देखने के लिए, द फॉरेस्ट जंगल को, नियर द लेक
झील के पास। आगे देखिए, ही आस्क्ड हिज सोल्जर टू वेट। और दोस्तों आस्क मतलब होता है पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। ही आस्क्ड हिज सोल्जर, हिज मतलब अपना, उसने अपने सिपाही को टू वेट इंतज़ार करने को कहा। ही दैन इमीडिएटली वेंट बैक टू द विलेज एंड आस्क्ड द विलेजर्स अबाउट दैट लेक। दोस्तों इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही दैन इमीडिएटली वेंट बैक टू द विलेज, फिर वह तुरंत गांव वापस गया। एंड आस्क्ड द विलेजर्स अबाउट दैट लेक, और गांव वालों से उस झील के बारे में पूछा। दे इन्फॉर्म्ड भानु अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। दे इन्फॉर्म्ड भानु, उन्होंने भानु को सूचित किया। अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक, झील के जहरीले पानी के बारे में उन्होंने भानु को सूचित किया। चलिए आगे देखिए। दस इस प्रकार से भानु एंड हिज सोल्जर्स वर सेव्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग द पॉइजनस वाटर। इस तरह से भानु और उसके सिपाही वर सेव्ड बच गए फ्रॉम ड्रिंकिंग द पॉइजनस वाटर, मतलब उस जहरीले पानी पीने से वो बच गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस तरह से भानु और उसके सिपाही जहरीला पानी पीने से बच गए। द सोल्जर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद भानुज विजडम। दोस्तों विजडम का मतलब था बुद्धिमानी, और जो सिपाही थे वो भानु की बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इम्प्रेस का मतलब था प्रभावित होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द सोल्जर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद भानुज विजडम। सिपाही भानु की बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वन इंक्वायर्ड, एक ने पूछा, सर श्रीमान, व्हाट मेड यू थिंक दैट द वाटर ऑफ दिस लेक वॉज नॉट फाइन टू ड्रिंक। मतलब क्या हुआ कि व्हाट मेड यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगा कि द वाटर ऑफ दिस लेक, कि इस झील का जो पानी है वॉज नॉट फाइन टू ड्रिंक, वो पीने के लिए सही नहीं है। तो जो उनमें से एक ने पूछा कि श्रीमान आपको ऐसा क्यों लगा कि जो झील का पानी है वो पीने के लिए ठीक नहीं है। दो मतलब हालांकि, इट लुक्स सो क्लीन, हालांकि ये बहुत ज़्यादा साफ लगता है, एंड फ्रेश और ताज़ा दिखता है। भानु रिप्लाइड, भानु ने जवाब दिया, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, इफ़ दिस वाटर वॉज सो फ्रेश, यदि ये पानी इतना ज़्यादा ताज़ा है, एंड प्योर और शुद्ध है, देन फिर वाई डिड नॉट वी फाइंड एनी वन अराउंड इट, फिर हमें इसके आसपास कोई भी क्यों नहीं मिला। I had understood that some dacoits were asking the new visitors to drink water from the poisonous lake। और दोस्तों यहाँ पे had के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। तो उसने क्या कहा, आई हैड अंडरस्टूड, मैं समझ चुका था कि सम dacoits were asking the new visitors to drink water from the poisonous lake, मतलब मैं समझ चुका था कि डाकू कुछ नए विजिटर्स को, मतलब जो नए आगंतुक हैं, नए आने वाले लोग हैं, उनको पानी पीने को, उस मतलब कि जहरीली झील से पानी पीने को कह रहे थे। वंस एक बार, दे बिकेम अनकॉन्शियस, मतलब जब एक बार वो बेहोश हो जाते, द dacoits रॉब्ड ऑल देयर मनी, जो डाकू थे वो उनके सारे पैसे लूट लेते। चलिए आगे देखिए। भानु वेंट बैक एंड इन्फॉर्म्ड द किंग, भानु वापस गया और उसने राजा को सूचित किया। द किंग ऑर्डर्ड टू बिल्ड अ वॉल अराउंड द लेक, ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड। राजा ने आदेश दिया टू बिल्ड बनाने का, अ वॉल एक दीवार बनाने का आदेश दिया, अराउंड द लेक झील के आसपास, सो दैट ताकि नो ह्यूमन एंड एनिमल, ताकि कोई भी इंसान या फिर जानवर कुड गो नियर इट, उसके पास जा सके। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि राजा ने झील के आसपास एक दीवार बनाने का आदेश दिया ताकि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर उसके पास ना जा सके। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लीजिए। क्या मॉरल है? वी मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर वी एक्ट। क्या अर्थ हुआ कि वी मस्ट थिंक ट्वाइस, हमें अवश्य ही दो बार सोचना चाहिए। बिफोर वी एक्ट, कुछ करने से, बिफोर वी एक्ट मतलब कुछ करने से पहले हमें अवश्य ही दो बार सोचना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। कहानी का मॉरल यही है कि जो व्यक्ति है उसकी बुद्धिमानी है बहुत ही ज़्यादा,
इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा हमें कोई भी चीज़ करने से पहले हमेशा ही उसको अच्छे से 2 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपने कहानी को एंजॉय किया हो, यदि आपने आज की कहानी में कुछ सीखा हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको कुछ सुझाव हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू दैट you must share your feedback, because your feedback, your suggestion is very valuable for me, because whenever I see any comment, I read that and sometime I respond to that, but most of the time I do not have time. That is a problem. I'm not able to reply on time, but I try to write you back so that you get the response from me. And I just request you all guys that whenever you are watching my videos, please try to listen it carefully, and if it's possible, always keep a pen and paper with you, so that whenever I am telling you any new vocabulary or any new structure, you must note it, because when you note it, you can make notes and you can practice it after some time, and it can really help you to learn English. And apart from this guys, if you have any type of suggestion, any feedback, you can share with me in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.